आज हम जिक्र करेंगे महर्षि चरक के बारे में। चरक हमारे देश में आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता में रोगनाशक और रोगनिरोधक दवाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में सोना, चांदी, लोहा, पारा जैसे धातुओं के भस्म के उपयोग का वर्णन मिलता है। चरक को चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है। महर्षि चरक की जीवनी पढ़कर पता चलता है कि भारत की प्राचीन विज्ञान पद्धति और इससे जुड़े चिकित्सा के तौर तरीके कितने आधुनिक थे। महर्षि चरक की जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित तथ्य मौजूद नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि 2300 से 2400 साल पहले उनका जन्म हुआ था। चरक संहिता और उनके आयुर्वेद के बारे में समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम उनके विचार समझें। चरक के मुताबिक कोई वैद्य या डॉक्टर किसी मरीज का तब तक सफल इलाज नहीं कर सकता जब तक वह मरीज के शरीर और उसके अंगों के बारे में पूरी तरह से न समझे। यानी कि इलाज करने से पहले किसी वैद्य या डॉक्टर के लिए जरूरी है कि वह शरीर विज्ञान और अंगों के बारे में भली भांति जानकारी रखे। चरक कहते हैं कि किसी भी वैद्य, यहाँ डॉक्टर के रूप में समझें, के लिए जरूरी है कि वह शरीर से जुड़े सभी फैक्टर्स के बारे में समझे, जिसमें वातावरण भी शामिल है। मरीज और उसकी बीमारी पर वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। वातावरण को समझने के बाद ही इलाज करना चाहिए। किसी बीमारी का इलाज करने से अच्छा है कि उसे होने से रोक दिया जाए। चरक ने समझाया कि बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए अपने चिकित्सा ज्ञान के जरिए डॉक्टर को मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाना चाहिए। जब तक पूरे शरीर की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। यह बात चरक संहिता का एक हिस्सा है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। चरक संहिता में चरक ने बताया है कि इंसान की सेहत और बीमारी पहले से तय नहीं होते, बल्कि हम अपनी जीवन पद्धति से इसे निर्धारित करते हैं। अगर मनुष्य कोशिश करे और जीवन पद्धति को सही और संयमित रखे तो अच्छी सेहत पाना आसान है। इसके विपरीत अगर जीवन पद्धति अस्तव्यस्त और असंयमित हो तो शरीर में बीमारी का आना अवश्यंभावी है। चरक संहिता के बारे में एक बात यह बताई जाती है कि हो सकता है कि उस वक्त महर्षि वैद्यों का एक बड़ा समूह हो जिसने मिलकर इस संहिता की रचना की हो, क्योंकि चरक संहिता से जुड़ी बातें महर्षि सुश्रुत से भी सुनी जाती हैं। ऐसा बताया जाता है उस वक्त 700 से ज्यादा जड़ी बूटी थे जिनसे दवाएं बनाई जाती थीं। इन सभी दवाओं को बनाने से पहले बाकायदा शोध होता था। इसके लिए प्रयोगशालाएं होती थीं। इन शोधों के बाद ही आयुर्वेदिक दवाएं अस्तित्व में आती थीं। भारतीय आयुर्वेद पद्धति में एक बात स्पष्ट की गई है कि बीमारी का इलाज करने से ज्यादा जरूरी है उसे होने न दिया जाए या उसके होने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया जाए। इसके लिए चरक संहिता में बताया गया है कि अपनी जीवन पद्धति को प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। जीवनचर्या प्रकृति के नियमों के मुताबिक हो, न कि विपरीत। इससे हमें अच्छी सेहत मिलने की पूरी गारंटी है। चरक संहिता सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाओं की ऐसी पुस्तक है जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में वेदों और देवताओं का विवरण दिया गया है। आयुर्वेद की बात करें तो यह 3 तरह की संहिता से बना हुआ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भेल संहिता। इसमें भेल संहिता पूर्ण नहीं है, लेकिन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को एक पूर्ण ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। चरक संहिता लिखने वाले महर्षि चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र के बारे में शोध किया और उन्होंने मधुमेह, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, हृदय से जुड़ी बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में बताया। आयुर्वेद की दुनिया में योगदान को देखते हुए आचार्य महर्षि चरक की गिनती भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है।
यानी कि आज हम जो भी मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं उसकी बुनियाद महर्षि चरक ने ही रखी थी। वेदों में पता चलता है कि चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। प्राचीन साहित्य में चरक को शेषनाग का अवतार बताया गया है। इनकी लिखी गई किताब चरक संहिता वैद्यों के अद्वितीय ग्रंथ मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि चरक कुषाण के राजवैद्य थे। कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। एक मत यह भी है कि चरक कोई व्यक्ति न होकर कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का नाम है। चरक संहिता का संकलन उसी शाखा के किसी व्यक्ति ने किया हो, इसके बारे में कहा जाता है। उस वक्त वैद्यों का एक बड़ा समूह था जो संभवतः मिलकर चरक संहिता का संकलन और उसकी रचना की हो। चरक संहिता में बीमारियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, इसमें जगह जगह पर दर्शन और अर्थशास्त्र का भी जिक्र है। महर्षि चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने दूरदराज तक भ्रमण कर चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार जुटाए और सिद्धांतों का निर्माण किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। चरक संहिता की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है जिसके 8 भाग हैं। इस ग्रंथ में 120 अध्याय हैं। इसके रचनाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह उपनिषदों के बाद और बुद्ध के पूर्व निश्चित हो सकता है। इसकी रचना कनिष्क के समय 78 ई के लगभग हुआ। त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चरक का उल्लेख है। राजा कनिष्क बौद्ध थे, इसलिए चरक संहिता के बारे में कहा जाता है कि उसी काल में उसकी रचना की गई हो। चरक संहिता को काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। काय का अर्थ है फिजिशियन, यानी कि जिसमें दवा से इलाज होता है या जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके विपरीत सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चरक संहिता के 8 अध्याय इस प्रकार हैं। 1. सूत्रस्थान। इस भाग में औषधि विज्ञान, आहार, विशेष रोग और शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। 2. निदान स्थान। आयुर्वेद पद्धति में रोगों का कारण पता करने की प्रक्रिया को निदान कहा जाता है। इस खंड में प्रमुख रोगों और उनके उपचार की जानकारी प्रदान की गई है। 3. विमान स्थान। इस अध्याय में भोजन और शरीर के संबंध को दर्शाया गया है और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में जानकारी दी गई है। 4. शरीर स्थान। इस खंड में मानव शरीर की रचना का विस्तार से परिचय दिया गया है। गर्भ में बालक के जन्म लेने और उसके विकास की प्रक्रिया को भी इसमें बताया गया है। 5. इंद्रिय स्थान। यह खंड मूल रूप में रोगों की प्रकृति और उसके उपचार पर केंद्रित है। 6. चिकित्सा स्थान। इस प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण रोगों का वर्णन है। उन रोगों की पहचान कैसे की जाए और उनके उपचार की महत्वपूर्ण विधियां कौन सी हैं, इसकी जानकारी भी प्रदान की गई है। 7. 8 इसमें छोटे अध्याय हैं जिनमें साधारण बीमारियों के बारे में बताया गया है।